ठीक है, कल मैंने दो में स्टार लगाया था, क्रोमियम में और कॉपर में। तो वहां पे हाँ कॉपर में किसी को पता है कि क्यों लगाया था? क्यों मतलब क्यों? वो तो चलो स्टार हो गया, मैंने बोला था कि इससे थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी से रिलेटेड है। क्या कहते हैं स्टेबिलिटी को? नहीं, स्थिरता। तो क्या है इधर, अगर आप देखोगे इसे, दिख रहा है यहाँ क्रोमियम, क्या आया था इसका? Ar, आर्गन, क्रोमियम 24 था, है ना? 24 था, तो Ar 3d 5 4s 1, तो 1 2 3 4 1 ऐसे है। ठीक है, दूसरा स्टार मार्क किस में करा था मैंने? कॉपर 29, तो इसका क्या आया था? आर्गन 3d10 4s 1, लिखना ऐसे ही है। ठीक है, तो प्रैक्टिस करा था कि वही डी अंदर लिखना है। 1 1 2 3 4 5 अच्छा 6 हो गए। ये है 10, ऐसे नहीं लिख रहा। कुछ अलग खास बात दिख रही है इन दोनों में? क्या दिख रही है? है ना, या तो ये आधे खाली है या तो आधे भरे हैं। तो केमिस्ट्री में आधे खाली और आधे भरे की स्थिरता ज्यादा होती है। ठीक है, जो आधे खाली होते हैं या तो आधे भरे होते हैं उनकी स्थिरता ज्यादा होती है। आगे चल के बहुत जगह ऐसा कुछ आपको मिलेगा। क्या कहते हैं आधे खाली को? हाफ फील्ड को क्या कहते हैं? हाफ फील्ड को अर्धपूरी। ठीक है, फुल फील्ड को पूर्ण पूरी। ठीक है, चलो तो हाफ फील्ड और फुल फील्ड दो चीजें इसमें आती है। एक अच्छा ये बताओ, सीसो में बैठे हो, सीसो जानते हो? वही ऐसे करके एक ऊपर और एक नीचे जाता है दूसरा वाला बंदा। ठीक है, सीसो। तो तब सबसे बढ़िया पोजीशन कौन सी होती है? कब मजा आता है? अगर ढंग से झूले हो तो, या तो एक ढंग से दबाओ और ऊपर वाले को ऊपर फेंको, मतलब उसमें तो मजा आता ही है। उसके बाद कंफर्टेबल तब थक जाते हो, फिर बैठने का मन करता तो फिर क्या करते हो? फिर दोनों के दोनों पैर टिका लेते हो और बीच बीच में रख देते हो, है ना, और बातें करने लग जाते हो दो दोस्त। मतलब यही होता है आखिरी में थकने के बाद, मतलब मेरे साथ तो यही होता था। तो वजन अगर किसी का कम ज्यादा होता है तो वो टांग से बैलेंस कर लेता है, लात लगा के बैलेंस कर देता है उसे, है ना। तो यानी कि बैलेंस करना इंपॉर्टेंट होता है हर जगह। ठीक है, क्या कहते हैं बैलेंसिंग को? अगर अच्छे से सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, पहला अगर हम इसका रीजन मैं आपको बोलूं, रीजन तो है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन का सममित डिस्ट्रीब्यूशन। सिमेट्रिकल का मतलब सममित डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सममित डिस्ट्रीब्यूशन करना है हमें। जहां पे सममित डिस्ट्रीब्यूशन होगा वहां पे स्टेबिलिटी होगी। दो पॉइंट है, दो पॉइंट में पूरा समझना है कि ये रीजन क्यों है। पहला सममित डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सममित डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाता है आपका, इसमें पॉइंट नंबर 1 आ जाता है कि हाफ फील्ड अर्धपूरित और पूर्ण पूरित वाले ज्यादा। भाई उनमें सममित है कि नहीं है? देखो इसमें है सममित। किसी को नहीं समझ में आ रहा तो मुझसे पूछ सकता है। दिनेश, हम रीजन देख रहे थे, अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर पढ़ी नहीं थी। अगर आप पिछला लेक्चर देखोगे तो उसमें तब हम लोग इलेक्ट्रॉन का वितरण कर रहे थे ऐसे क्रोमियम में और इसमें, वहां पे मैंने स्टार मार्क लगा रखा है। ठीक है, स्टार मार्क लगा रखा है, इसका मतलब ये दोनों स्पेशल केस है। तो उसका रीजन बता रहा हूं मैं। ठीक है, तो रीजन में पहला दो रीजन लिखना है, एक ये
पहला और दूसरा एक्सचेंज एनर्जी, और हिंदी में क्या कहेंगे, एक्सचेंज करने हैं आपस में, एक दूसरे से बदल रहे हैं, तो बताओ जल्दी से। विनियम ऊर्जा विनिमय। क्या बोले, अरे विनियम ऊर्जा, क्लियर है, और तो हिंदी में से ही होगा, ठीक है। विनियम ऊर्जा, ये दो चीज समझानी है हमें बस, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि सममित इलेक्ट्रॉन का वितरण और विनियम ऊर्जा। इसमें मुझे समझाने की जरूरत है नहीं, आपको आंखों से दिख रहा है कि सममित है कि नहीं है, ठीक है, क्लियर है। चलो इसे समझाने की जरूरत है, एक्सचेंज ऊर्जा क्या होती है। एक्सचेंज ये होती है कि भाई जब किसी भी ऑर्बिटल में, चलो इसे ले लो 3d5, किसी भी ऑर्बिटल में 2 3 4 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, 1 2 3 4 5, यानी कि 1 2 3 4 5, तब ये एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से तब अपनी पोजीशन को बदलता है तो वो एनर्जी छोड़ता है, और किसी की केमिस्ट्री में एनर्जी जा रही है तो वो उसकी ऊर्जा कम हो रही है, और ऊर्जा कम हो रही है तो स्थिर वो बन रहा है। क्लियर है बात, मैं बार बार पहले दिन से कह रहा हूँ, केमिस्ट्री में हम लोग क्या चाहते हैं कि ऊर्जा उसकी कम हो, तो अब जितनी बार एक्सचेंज होगा उतनी ऊर्जा कम होगी। एक्सचेंज कैसे हो सकता है, ये जो पहले वाले को देखो, किस किस से बदल सकता है, पहले वाला दूसरे से बदल सकता है, पहले वाला तीसरे से बदल सकता है, पहले वाला चौथे से बदल सकता है, पहले वाला पांचवें से बदल सकता है। तो पहले वाले के लिए कितना वितरण, कितना एक्सचेंज हो सकता है पॉसिबल, 4। क्लियर है बात, किसी को दिक्कत तो नहीं है, ठीक है निशा बच्चे, समझ में आ रहा है, 4। नंबर 2, दूसरे वाले के लिए कितना पॉसिबल है, इसका, इसका और इसका। इसका मत गिनना क्योंकि हम पहले गिन चुके हैं 1 और 2 का आपस में, पहले गिन चुके हैं 1 और 2 का, तो इसके लिए 3, तीसरी वाले के लिए 2, चौथे वाले के लिए 1, पांचवे के लिए नहीं गिनेंगे क्योंकि सबका पांचवे के साथ हो चुका है। तो टोटल कितने हुए, 10, ठीक है, 10 हो गए। चलो इसका एग्जांपल ले लेते हैं, और इसका एग्जांपल लेने के बाद चलो इसका ले लेते हैं D10 का, किसका, D10 का। और जो एक्सचेंज है याद रखना समान इस चक्रण वालों के साथ होता है, किसके साथ, समान चक्रण वालों। ये जो ऊपर वाले हैं, ऊपर की तरफ वाले तो ऊपर वालों से करेंगे, जो नीचे वाले हैं तो नीचे वालों से करेंगे। एग्जांपल देता हूं मैं आपको, और मैं सब कुछ लिखवा दूंगा आराम से, 1 2 3 5, ठीक है, भरो ऐसे 1 2, दिख रहा है नहीं, ठीक है। अब ऊपर वालों के लिए कितना आ जाएगा एक्सचेंज, 10 आ जाएगा, ऊपर वालों के लिए कितना आ जाएगा, 10, नीचे वालों के लिए टोटल 20। तो इस वाले से ज्यादा स्थिर कौन होगा, ये, तो रीजन समझ में आ गया। अगर अब यहाँ वाले देखो, इसके पास जैसे अगर मैं ऐसे करता 3d4 4s2, तो कहता भाई 4 बचे, प्लीज एक दे दे तो मैं स्थिर बन जाऊं, ठीक है, एक दे देते। और मैंने आपको बताया था ये 3d पिछले वाले घर का है, 4 दूसरे वाले घर का है, फिर भी ये बाउंड्री इतनी पास हो गई 4 तक पहुंच चुका है, लगभग बराबर ऊर्जा के होते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है, कुछ ज्यादा नहीं है। कभी इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जंप करेगा, इधर से इधर जंप कर लेता है, ठीक है। तभी इसे इससे लेने के बाद ये 5 बन जाता है, क्लियर है। ऐसे यहाँ पे अब ये 3d10 क्यों हुआ, क्योंकि ये 3d9 बन रहा था और 4s2 बन रहा था। अब ये ऐसे रहना पसंद करेगा या उससे लेके बिल्कुल स्थिर बनने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो ये ऐसे, और समझ में आई बात। ये एनसीईआरटी का लास्ट पेज है, ये एनसीईआरटी का लास्ट पेज में आपको हरे रंग के डब्बे के अंदर समझाया होगा, मन करे तो पढ़ लें। और आप कहोगे एनसीईआरटी का नहीं है, ऑनलाइन ncrt.com डालोगे फोन में तो क्लास खुल के आ जाती है, फिर वहां पे क्लास डाल दो, बुक कौन सी लेनी, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम,
बस पीडीएफ ऑनलाइन खुल के आ जाती है। और अगर नहीं है बुक, मार्केट में जाओ, अपने पास एनसीईआरटी जरूर रखो, सेकंड हैंड खरीद लो। मतलब एनसीईआरटी की वैल्यू आपको नहीं पता, सच कह रहा हूँ, एनसीईआरटी बहुत बढ़िया चीज है। एनसीईआरटी पढ़ो। जो नीट वाले बच्चे हैं या मेंस वाले बच्चे हैं, जो छोटे छोटे टॉपिक होते हैं, एनसीईआरटी क्या होगी, आपको चीजों को समझने में हेल्प करेगी, एक स्टोरी की तरह बताने में हेल्प करती है एनसीईआरटी। रीडिंग कर लेना चाहिए एक बार, अगर आपको अच्छी रैंक लानी। ठीक है, हर चीज सिर्फ वही नहीं है कि भाई पढ़ा दिया फॉर्मूला हो गया, बहुत चीजें होती हैं, आप पढ़ा करो, रीडिंग करा करो। और नीट वाले बच्चे तो खासतौर पे एनसीईआरटी का दामन मत छोड़ो, एनसीईआरटी रीडिंग करना स्टार्ट कर दो। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, आज मैंने सपोज करो कोई एनसीईआरटी का एक टॉपिक कराया, तो आप वो एक टॉपिक पढ़ लो, कितना टाइम लगेगा रीड करने में? 10 मिनट मुश्किल से। ठीक है, तो दो इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने इसमें बताया रीजन। एक है सममित वितरण इलेक्ट्रॉन का, लिख दे फिर, पता चले बच्चे ऐसे लिखते हैं, सममित इलेक्ट्रॉन का वितरण। इसके अंदर ये दोनों आ जाएंगे कि इनकी स्थिरता ज्यादा होती है, और फिर दूसरा आ जाएगा विनिमय ऊर्जा, एक्सचेंज ऊर्जा। और एक्सचेंज ऊर्जा में डेफिनेशन आपको लिखनी है तो लिख लो, चलो मैं लिखवा देता हूँ। पहले इसे लिख लो, फिर मुझे बताना है कि एक्सचेंज में कराने, जल्दी मेन आगे क्वेश्चन कराने मुझे। और कैसे लेट हो गए? हाँ आप ही आए हो सबसे ज्यादा। अरे यार पढ़ाई लिखाई में कल रिस्टोर मार्क करवाया था, तो वही समझा रहा हूँ कि क्यों। तो मोटा मोटा ये है कि हाफ फिट और फुल फिट वाले ज्यादा स्टेबल होते हैं। और डिटेल में पढ़ने का मन करे तो एनसीईआरटी का लास्ट पेज हरे रंग के डब्बे में बना है। लोन पेयर नहीं नहीं नहीं, लोन पेयर का मतलब वाटर का सिंबल जानते हो, वाटर कैसे लिखते हैं? H2O, H2O। तो इसके ऊपर ये जो दो इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, संयोजक इलेक्ट्रॉन, संयोजक कहते हैं ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन अभी तक बॉन्ड नहीं बना रहे किसी से, खाली पड़े, जैसे कहते हैं लोन पेयर। जैसे बॉन्ड पेयर एक्चुअली पूरा नाम है बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन। क्या? बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन, तो शॉर्ट फॉर्म में बॉन्ड पेयर कहते हैं। लोन पेयर को और क्या कहते हैं हम लोकल नॉर्मल लैंग्वेज में? ये साइंटिस्ट ने सबसे पहले लोन पेयर का वर्ड दिया था, उसने क्या बोला था इसे? फैटी बॉय। क्या? फैटी बॉय, मोटा। ठीक है, बहुत ज्यादा क्लाउड घेरता है, जगह घेरता है, इसलिए फैटी बॉय। चलो दिखा दे एक लाइन इसमें, चलो लिखो जल्दी से लाइन। यार क्या नोट करोगे इसमें, कुछ था पूछेगा भी नहीं है आपसे, तो बता रहा हूँ। कभी कभार अगर एमसीक्यू में दे दे कि भाई इसमें से क्या क्या रीजन है क्रोमियम के इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, तो सममित इलेक्ट्रॉन का वितरण अगर दिख जाए तो वहां हेडिंग डाल देना, टिक कर देना, और ये विनिमय ऊर्जा के बारे में है, विनिमय ही है। चलो यह प्रभाव तब, इसके बारे में लिखवा रहा हूं, विनिमय ऊर्जा के बारे में लिखवा रहा हूं। ठीक है, यह प्रभाव तब उत्पन्न होता है, यह प्रभाव तब उत्पन्न होता है, यह प्रभाव जब उत्पन्न होता है जब इलेक्ट्रॉन
ब्रैकेट में डाल लो समान प्रचक्रण वाले, ब्रैकेट में समान प्रचक्रण वाले, ठीक है, समान प्रचक्रण वाले ब्रैकेट बंद, जब इलेक्ट्रॉन एक कक्षक में अपना स्थान विनिमय करते हैं, है ना। समटाइम हिंदी के वर्ड ऐसे होते हैं कि क्या यार, है ना, एक्सचेंज कर देते सीधा सीधा। विनिमय करते हैं जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है, और इसी ऊर्जा को क्या कहते हैं हम, विनिमय ऊर्जा, लिख लो। और यह ऊर्जा विनिमय ऊर्जा कहलाती है। बच्चे अभी भी गांव में हैं काफी, जन्माष्टमी मनाने गांव में गए, वैसे क्या मिल जाएगा, प्रसाद खाना था, खीरा और किसका आटे वाला क्या बनता है भूल गया मैं, चंदामृत, चंदामृत ही होते हैं ना, पंचामृत, सॉरी खाने से मतलब है ना, बताओ यही कहीं आसपास मंदिर में चले जाते हैं, ठीक है। इसी ऊर्जा को विनिमय ऊर्जा कहते हैं। और विनिमय ऊर्जा कब बढ़ती है, बताओ कब बढ़ेगी, आपको दिख रहा है कुछ, कब बढ़ेगी, जितने ज्यादा अयुग्मित हो या युग्मित हो, दोनों हाफ फील्ड और फुल फील्ड में ही होगी, ठीक है। और जितनी विनिमय ऊर्जा होगी उतनी स्थिरता आएगी, नहीं लिख लो। और खत्म करते हैं, और आज आपकी क्वेश्चन करवा काफी दिन हो गए, कोई नहीं, क्लास को पढ़ते रहिए। जितनी ज्यादा विनिमय ऊर्जा होगी उतनी स्थिरता आएगी, स्टेबिलिटी। टॉपिक कराना है मुझे आपको, और इसी में मैं आपको टॉपिक भी करा रहा हूँ और क्वेश्चन भी करा रहा हूँ। ओके, बोले, चलो आपकी बुकलेट का क्वेश्चन है ये। कुल चक्रण के बारे में मैंने नहीं पढ़ाया है ना आपको, तो क्वेश्चन में ही करवा रहा हूं मैं, ठीक है। कुल चक्रण कॉमा प्रचक्रण चुंबकीय आघूर्ण, प्रचक्रण चुंबकीय आघूर्ण, दो टॉपिक हैं इसी में, और ये क्वेश्चन भी हो जाएंगे हमारा, और यहीं पे टॉपिक भी खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं है, आप पहले भी कर चुके हो, सिंपल सी मैथ। सुना है कभी इसके बारे में, कुल चक्रण क्या होता है, कुल चक्रण और प्रचक्रण चुंबकीय आघूर्ण, मैं द्वारा बोल लिख देता हूं, बेटर रहेगा, कोई दिक्कत अगर नहीं लिखा है तो। कुल चक्रण क्या कहते हैं इसे, टोटल स्पिन, और क्या निकालना है हमें, प्रचक्रण, क्या निकालना है, प्रचक्रण चुंबकीय आघूर्ण, क्या कहते हैं हम इसे, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, ये दो टॉपिक है, कराने थे रह गए हैं, बट क्वेश्चन के फॉर्म में करते हैं हम। फोर किसके लिए, किसी के लिए भी कर लो, और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और क्या ले लें, नाइट्रोजन ऑक्सीजन मतलब क्रोमियम ले लो, कैलकुलेट करना है हमें, या आप सिंपल लिख सकते हो कि निकालिए, जैसे लिखते हैं, कैलकुलेट कुल चक्रण और प्रचक्रण नाइट्रोजन और क्रोमियम के लिए। क्वेश्चन क्लियर है, ठीक है। कुल चक्रण आपको पढ़ाया नहीं गया है, पहले मैं बता दूं कुल चक्रण होता क्या है। कुल चक्रण इसे कहते हैं हम टोटल स्पिन, टोटल स्पिन का फॉर्मूला होता है
n। अब n क्या है? नहीं यार, क्या है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो पहले। किसका लिखना है? नाइट्रोजन के लिए। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 क्या होता है? 1s2 2s2 2p 5 और 3 ठीक है, 2p3। तो किसके लिए करना होता है? पहले हमेशा इसे कहते हैं, जो आखिरी घर के इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और हिंदी में संयोजक इलेक्ट्रॉन। संयोजक क्यों कहते हैं? संयोजक क्यों कहते हैं? पहले बताओ संयोजकता क्या होती है? वैलेंसी। वैलेंसी किस काम आती है? वैलेंसी से हमें क्या पता चलता है? ये तो 10वीं क्लास में भी था। क्या पता चलता है वैलेंसी से? वो कितने बॉन्ड बना सकता है। अगर मेरी वैलेंसी 2 है तो मैं 2 हाथ से बॉन्ड बना सकता हूँ। मेरी वैलेंसी 3 है तो मैं 3 हाथ से बॉन्ड बना सकता हूँ, कितने नंबर ऑफ बॉन्ड बन जाए। ठीक है, तो यानी बॉन्ड बनाने की क्षमता, ये कह सकते हो आप। तो हमें यहीं पे तो बॉन्ड कौन बनाएगा? संयोजक इलेक्ट्रॉन। लास्ट वाले, तो लास्ट वाले कौन है? ये एक घर और ये दूसरा वाला सर्कल। तो लास्ट वाले को देखो क्या है, ये एस ऐसे है। कौन सा एस? 2s। और p कैसे है? ऐसे 2p3। n की वैल्यू यहाँ पे कितनी हुई? n की वैल्यू अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 3। ये दोनों, ये तो युग्मित है, ये 3 है। तो यहां से s की वैल्यू कितनी हुई? 3/। ठीक है, क्लियर है? टोटल स्पिन समझ में आ गया? चलो, अब करना हमें स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। बेसिकली चुंबकीय क्षमता निकाल रहे होते हैं किसी भी मेटल की या किसी की भी। ये आप कर भी चुके हो, क्लास 12 वाले कर चुके हो। कहाँ करा है आपने? बताओ जल्दी से। क्लास 12 में छठा या सातवां, सातवां नहीं, छठा चैप्टर। कौन? छठा, सातवां, आठवां चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ा है। डी ब्लॉक के बाद आता है, जिसमें डी ब्लॉक को ऐसे स्प्लिट कर देते हो 2 हिस्सों में, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। यार क्लास 12 में है बकायदा चैप्टर, अच्छी खासी। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में। आप ऐसे करके उसमें अगर ऐसे दिखाते थे 4 और ये डब्बे के अंदर दिखाते थे, है ना? तो यही पूछ रहा हूँ, क्या कहते हैं इसे? कौन सा कंपाउंड कहते हैं? किस तरीके का कंपाउंड कहते हैं? हाँ, ठीक है। अब इसमें आप लोगों ने डेफिनेटली करा था, बिल्कुल करा था, ये वाला पोर्शन जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। वीएम में निकालते हैं, बोर्स मैग्नेटॉन में। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं इसे? वीएम में हम लोग स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट को, इसे भी मैं कैसे लिखूं, चलो इसकी जो यूनिट होती है वो होती है बीएम। क्या होती है? बीएम, बोर मैग्नेटॉन। ये किस लिए निकाला जाता है? किसी की चुंबकीय शक्ति को दिखाने के लिए कि भैया कि जो मेटल लिया मैंने, ये अगर मैं इसे चुंबक के पास रखूंगा तेज चुंबक से दूर भागेगा या पास आएगा, थोड़ा बहुत चिपकने लगेगा, तो उसके बारे में दिखाने के लिए करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? कुछ नहीं होता, n+2 रूट में वोल्ट मैग्नेटॉन। निकालो जरा नाइट्रोजन के लिए। n की वैल्यू क्या है? फिर से यहां से n की वैल्यू वही है, क्या है ये? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। 3, 3+2 रूट, ठीक है, 5, 15। बस आंसर है। क्लियर है? समझना है? प्लीज पूछ लो, अगर समझना है दोबारा तो मैं समझा दूंगा। कुल चक्रण निकाल रहे हैं हम, टोटल स्पिन।
क्रोमियम का आप लोग खुद निकाल के दोगे मुझे नहीं पता सकती। आपके इससे देख लेता हूँ क्या दिया हुआ क्रोमियम का। क्रोमियम के लिए +3 आएगा ना। ठीक है, और इसके मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू सर मुझे शेप पढ़ाना था बट ठीक है, क्वेश्चन बहुत जल्दी है, एक क्लास और सही है। इसके बाद मैं सोच रहा हूँ 2 ऑप्शन है आपके पास, पीरियोडिक टेबल या फिर आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। आईयूपीएसी नामकरण, बताओ क्या पढ़ना चाहो। है दोनों तो पढ़ोगे ही, एक बार में दोनों नहीं पढ़ सकते। बताओ, नॉमेनक्लेचर चालू कर दें आईयूपीएसी। चलो ठीक है, ऐसा चलेगा फिजिकल इनऑर्गेनिक मतलब ऑर्गेनिक, तीनों में से एक चलता रहेगा, तो ऐसा ना लगे कि हम फिजिकल कर रहे हैं, इनऑर्गेनिक कर रहे हैं, है ना, तीनों चीज करेंगे। तो आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, बताओ तो पीरियोडिक पहले पढ़ाना है या ऑर्गेनिक पहले पढ़ाना है? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन आप ही का आया, बाकी कुछ भी पढ़ लो, दोनों थ्योरी है, कोई न्यूमेरिकल है नहीं। चलो देखें, करें इसे, इतना टाइम क्यों लग रहा है इसे करने में? आंसर निकल गया 3 और 48, सभी का निकल गया। तो बाकी बच्चों का देख लेते हैं यार, चल जाए। इसका निकालना क्रोमियम के लिए, क्रोमियम 24 अभी समझाया था ये, यार 3d5 4s1, तो ये d है, कितने हो गए 1 2 3 4 5, और ये कितने हो गए 1, तो n की वैल्यू कितनी हो गई 6, तो टोटल स्पिन कितना हो गया 1/2 n 3। हाँ कुल चक्रण निकालता हूँ, ठीक है। अब ये निकालते हैं बोर्स मैग्नेट्रॉन वाली कहानी, क्या होगा 6 + 2 कितना हो गया 48। अगर किसी को इनकेस मन है मेंस वालों, वैसे नीट वालों के लिए कोई दिक्कत नहीं है, एक बोर मैग्नेट्रॉन कितना होता है 4 E/H5। चलो ठीक है, H/4 E5। 1 वोल्ट मैग्नेट्रॉन होता है आपका, जिसमें आ जाता है H/4 5 Me। इन केस कभी मन हो करने का, Me मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आपके लिए नहीं है, नीट वालों, ठीक है। बाकी मन करना है तो लिख लो, ज्ञान कभी भी वेस्ट नहीं जाता। हाँ, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, और आने को तो कभी भी कुछ भी आ जाता है, इसलिए जितने क्वेश्चन कर लोगे उतना बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कराएं, तो कुल चक्रण भी हो गया इस बहाने, क्वेश्चन के बहाने भी। चलो ठीक है, आप लिखो यहाँ पे क्वेश्चन, लिख लो जल्दी से, लिख लो जल्दी से सबके सब, राइट काउंट ऑफ प्रोटॉन नंबर वो तो सीधी करवाना है आपको। लो ठीक है, चारों क्वांटम नंबर लिखने हमें, चारों क्वांटम संख्या लिखिए, चारों क्वांटम संख्या लिखिए। फोर इंग्लिश में लिख लो, पांचवें और छठे इलेक्ट्रॉन कार्बन के, या फिर कार्बन के 5वें और छठे इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या लिखिए। तो लिख के बता दो जल्दी से। कार्बन के
पांचवें और छठे इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या लिखिए। क्वेश्चन है कार्बन के पांचवें और छठे इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या की वैल्यू लिखिए। लिखिए फिर जल्दी से बताइए क्या होगा। आंसर क्यों नहीं आ रहा? इतना क्या टाइम लगना है? n इक्वल टू 2। चलो ठीक है, और बोलते रहो कार्बन 1s2 2s2 2p 2 या 4 2। पांचवा छठा इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा? यही वाले पांचवा छठा क्या लाएगा? चार तो इधर हो गए, पांच और छठे किसमें है ये? पी में। किसमें है ये? पी में। ओके, पी के लिए यानी किसमें? पहले तो n की वैल्यू क्या है? पहले मैं पांचवें इलेक्ट्रॉन के लिए लिख रहा हूं और फिर छठे इलेक्ट्रॉन के लिए लिखूंगा। n की वैल्यू क्या है? अरे यार कैसे? पांचवा इलेक्ट्रॉन, n की वैल्यू 2 नहीं दिख रही यहाँ पे? ठीक है 2। l की वैल्यू अब इस इलेक्ट्रॉन के लिए ये है पांचवा हमारा और ये छठा इलेक्ट्रॉन, तो इसके लिए l की वैल्यू क्या है? p है। हम पढ़ते हुए आ रहे हैं S P D F 0 1 2 3। याद आया? ठीक है, और अगर नहीं भी याद है तो L का फॉर्मूला क्या होता है? n-1। तो ये कितना हुआ? 1। m इक्वल टू 1। और तीसरा क्वांटम संख्या कौन सा हुआ? ms, मैग्नेटिक क्वांटम संख्या, चुंबकीय। क्या होगी चुंबकीय की वैल्यू? कुछ भी लिख सकते हो। अगर आप L, इस चुंबकीय की वैल्यू होती है -L से L तक, यानी कि -1 0 +1। तो अगर आप इसे क्या मान रहे हो? -1, इसे 0 या +1, है ना? इसे 0 और इसे प्लस, इस खाने को +1 मान रहे हो, तो ms की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? ms की वैल्यू हो जाएगी -1 और s की वैल्यू क्या हो जाएगी? प्लस के 1/2। अगर आप इसे +1 भी लिख दोगे कोई दिक्कत नहीं है, ये आपने माना, मैं इसे +1 मान रहा हूँ, उसे वो मान रहा हूँ, ठीक है। वैसे हमेशा आगे वाले को हम लोग क्या मान के चलते हैं? प्लस में। शायद आपकी बुक में +1 भी दिया होगा, -1 दिया और +1 दोनों लिखा है कि आप कुछ भी मान सकते हो। जिसको समझ में नहीं आया दोबारा पूछ लो। क्या चौथी? बच्चे +1/2 -1/2 दोनों लिख सकता हूँ। हाँ दोनों लिख सकते हैं। हाँ मैंने ऊपर अप बनाया है इसलिए अप हो रहा है, मैं नीचे अप डाउन बना दूं, मैंने बताया ना ये प्रोबेबिलिटी है, मैं नीचे दोनों डाउन बना दूं, लेकिन लिखना दोनों एक जैसा है, चाहे ऊपर लिखो चाहे नीचे लिखो, लिखना दोनों एक जैसा है। चलो इसके लिए करते हैं कुछ। इसके लिए छठे इलेक्ट्रॉन के लिए क्या दिक्कत हो जाएगी? छठे इलेक्ट्रॉन में n की वैल्यू सेम होने वाली है 2, l की वैल्यू सेम होने वाली है 1। l की वैल्यू बताता है कि आपका इलेक्ट्रॉन 2p में है, ठीक है। और इसकी वैल्यू छठे इलेक्ट्रॉन के लिए ms की वैल्यू क्या होने वाली है? अगर ये +-1 है तो ये 0, +1 है तो भी 0, तो ये 0। और s की वैल्यू आप चाहो तो +1 लिख सकते हो या -12 लिख सकते हो, आपकी श्रद्धा है। दोबारा पूछना है किसी को, मतलब समझाना है? बता दो प्लीज। यस सर। फोन तो बंद कर दो मालिक साहब। क्या रखा है? क्या इसका मॉड्यूल? तो क्वेश्चन तो मैं बोल रहा हूँ एक लाइन का ही तो है। टॉपिक कौन सा चल रहा है? क्वांटम नंबर, उसी का क्वेश्चन है ये। अरे तो कोई नहीं, सब घर में कर लिया करो ना, फिर यहाँ फोकस करा करो। दोबारा समझाना बच्चे, इसके चारों सेट जो क्वांटम वैल्यू है उसकी वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है आपको। किसके लिए? कार्बन के पांचवें और छठे इलेक्ट्रॉन के लिए। तो कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लास्ट के 2 इलेक्ट्रॉन के लिए निकालने के लिए कह रहा है। तो लास्ट के 2 इलेक्ट्रॉन कौन होंगे? ये जो 2p2 में आ रहे हैं देखो,
पांचवा और छठा। ठीक है, सबसे पहले चार क्वांटम संख्या होती है n, l, m और s। तो सबसे पहले n निकालना है, तो n से हमें कहां पता चलेगा, किससे पता चलेगा, इससे। इसके आगे 2 लिखा है तो ये n की वैल्यू 2 हो गई। ठीक है, l की वैल्यू हमें पता है, या तो फॉर्मूला कर लो कि l की वैल्यू होती है n माइनस, सॉरी l की वैल्यू होती है n माइनस 1। तो ये 2 था तो 1 हो गया। ओके, या तो मेरे दिमाग में मैं हमेशा याद रखता हूँ चीजों को, ये वाली को S P D F, इसके लिए 0 1 2 3 L की वैल्यू। अगर जहां पे भी S आया तो L की वैल्यू 0, जहां पे भी P आया S की वैल्यू 1, जहां पे भी D आया S की वैल्यू 2 2। ठीक है, तो यहाँ पे S L की वैल्यू हो गई 1, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन मेरा किस में जा रहा है, P में। चलो अब तीसरा क्वांटम संख्या निकालना है M। M की वैल्यू आपको पता है माइनस L से प्लस L तक जाता है। अगर ये भी नहीं पता कोई बात, भूल जाओ, डब्बा तो बनाना सीख ही गए हो, डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन डालना भी सीख गए हो। तो कितने में आ रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन डब्बे में आ रहे हैं। तो हमें पता है डब्बे में अगर 3 है तो -1 से +1 जाता है, -1 0 +1। अगर 5 है तो कहां से जाएगा, डी वाले के लिए -2 से +2 तक जाएगा, बीच में तो 0 पड़ेगा ही। तो यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी मैंने लिख दिया, अगर इसे -1 से स्टार्ट कर रहे हो तो ये 0 आएगा, ये +1 आएगा। अगर इससे +1 से स्टार्ट करो तो ये 0 आएगा, ये -1 आएगा। आपके ऊपर है, इसलिए m की वैल्यू चाहे -1 कर लो या +1 कर लो, दोनों लिख दोगे दोनों सही है। ठीक है, और करके लिखना, लिखे और s की वैल्यू, अब इलेक्ट्रॉन ऊपर भी जा सकता है, मतलब दोनों तरीके से रखते हैं, लेकिन भरना हमेशा एक जैसे होता है, या तो ऊपर भर रहे हो तो सारे सारे ऊपर भरो, नीचे भर रहे हो तो सारे नीचे भरो। तो s की वैल्यू प्लस और माइनस दोनों हो सकती है। क्लियर है, कंफ्यूज तो नहीं हो, ये मैंने दोनों बता दिया, बस आप बता रहा हूँ कि दोनों प्रोबेबिलिटी है, आप लिख सकते हो। दूसरे वाले के लिए, छठे वाले इलेक्ट्रॉन के लिए, छठे वाले के लिए n की वैल्यू तो सेम होने वाली है क्योंकि उसी घर में आ रहा है, p की वैल्यू भी सेम होने वाली है क्योंकि उसी कक्षक में आ रहा है। ठीक है, और ये देखो, ये 0 है m की वैल्यू, s की वैल्यू ऊपर भी बढ़ सकते हो नीचे भी बढ़ सकते हो, +2 और माइनस, सॉरी +½ और -½ ठीक है, क्या वो कंफ्यूज दिख रहा है, चलो दोबारा समझाना है। हैं? m की वैल्यू 0 कैसे हो गई बच्चे, m का फॉर्मूला हमने कल पढ़ा था, जो m का फॉर्मूला होता है -l से +l जाता है और बीच में जो 0 को भी हम लोग गिन लेते हैं। ठीक है, तो कहा l की वैल्यू कितनी है, 1, तो -1 से आपको कहां जाना है, +1 तक। जाके देखो कहां तक जाओगे, पहले -1 फिर 0 फिर +1। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन लिखो जल्दी से। ये तो मैं आपको करवा चुका हूं, इन दो ऑर्बिटल, और क्या करना है, हाँ एक लाइन इंग्लिश में लिखते हैं सिंपल सी, उसमें कुछ हिंदी इंग्लिश वाला कंसेप्ट नहीं है, और ये क्वेश्चन आपसे बहुत पूछता है, इस क्वेश्चन को आंख मीच के प्रैक्टिस करना सीख लो। कौन सा क्वेश्चन है ये, पूछेगा कि 4 क्वांटम के सेट दे रहा हूं, इनमें से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, which of the following set of quantum number is not valid, which of the following quantum set is not valid। ठीक है, कुछ भी हाइपोथेटिकल वैल्यू देखेगा, आपको चेक करना है कि जो n की वैल्यू 3 है तो उसके लिए l की वैल्यू सही है कि नहीं है, m की वैल्यू सही है कि नहीं है। a b c, ऑप्शन भी दे रहा हूं देखो, n is equal to 3, m is equal to 1। आते हैं, आया क्या, आते हैं भाई साहब, आते हैं, सब आते हैं, शीट सॉल्व करोगे तो बहुत मिलेंगे। सॉरी 2 कर दिया मैंने, उससे घटा के n is equal to 2, l is equal to 0, m is equal to 0, s is equal to 1।
बता दो जल्दी से। हो गया क्वेश्चन कंप्लीट, सॉल्व करके आंसर दे दो ऑप्शन में से कौन सा सही है। एक आंसर आया सर डी। पहले वाले में L1/2 लिखा है क्या? हाँ बच्चे, L1/2 नहीं लिखा, सिर्फ 2 लिखा है। अच्छा वो गलत हो गया है, ठीक है 2 है इसे, L1/2 कैसे आ सकता है? गलत है ना, बीसी गलत है। और क्वेश्चन का नाम है नॉट वैलिड। नॉट वैलिड मतलब इनमें से कौन सी गलत है? बीसी गलत है। बी और सी गलत है। एमसीक्यू का ऑप्शन है तो एक ही गलत होगा, पहले तो ये समझ लो। इसमें दो आ जाते हैं, तीन आ जाते हैं। तो वो मल्टीपल क्वेश्चन है, मैंने सिर्फ सिंगल चॉइस दिया है, ठीक है। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं ना जिसमें मोर देन वन करेक्ट हो जाते हैं, तो इसमें सिंगल ही है। और ढंग से देखो पता चल जाएगा। चलो इतने में आपको एक क्वेश्चन और देते हैं। तो ये क्वेश्चन सारे आपकी बुक के हैं, दोबारा सॉल्व करो। इसका डी आ रहा है। हाँ बच्चे ऐसे लिखते हैं, सीधा लिखते हैं। कोई नहीं, बताओ जल्दी से। आप तो हो गया आंसर, जल्दी से देता हूँ आंसर, क्या सही है क्या गलत है। बैड बी भी सही है, ए सही है, ये सही है, हाँ बी सही है, बी सही है, डी भी सही है, डी भी सही है, सी गलत है। डी भी सही है और सी गलत है। एक बच्चे ने कहा डी भी सही है सी गलत है। चलो सी आंसर आया, डी आंसर आया, दो आंसर आ गए। 26 Fe3 प्लस। अच्छा उसका कुल चक्रण की वैल्यू 5/2 आएगा, वो मैं करा दूंगा। ये दूसरा क्वेश्चन है, पहले इसे फोकस करो। हाँ बस ये हो गया, चलो ठीक है, फिर तो समझ में आ रहा है। हाँ निशा बच्चे, आंसर क्या है? डी है या सुन के बोल रही हो? ठीक है, n की वैल्यू देखो 3 है, तो l की वैल्यू कितनी है? 2 पॉसिबल हो सकती है, a कम है उससे, हो सकती है। m की वैल्यू 2 हो सकती है, पॉसिबल बिल्कुल हो सकती है। l की वैल्यू के बराबर स्टार्ट हो जाता है, l की वैल्यू -l से पॉजिटिव l तक, यही है, यानी -2 से +2 तक जा सकता है, यानी m की वैल्यू 2 हो सकती है। चलो इस बिन की वैल्यू तो प्लस हाफ ही तो हो सकती है, तो ये सही है। ओके क्वेश्चन नंबर 2, n की वैल्यू 2, l की वैल्यू 0 पॉसिबल है। चलो अच्छा ये भी बताते रहो कि किस ऑर्बिटल का वो भी है, सब ये भी प्रैक्टिस हो जाएगी। n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 2, m की वैल्यू 2, s की वैल्यू हाफ, किस ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन है? बताओ किस ऑर्बिटल, किस कक्षक के बारे में बात हो रही है? एक तो वो एक ही क्वेश्चन से दो प्रैक्टिस करते हैं। तीसरे तीसरे में एग्जैक्ट नाम बताओ, 1s2 या 2s 3s 3p 4d, क्या बात हो रही है? 3d 1 बिल्कुल हो सकता है, तो 3d की बात कर रहे हैं, है ना? 3d की बात कर रहे हैं, पता चल गया किस कक्षक की बात कर रहे हैं? 3 कहां से आया? इससे l से क्या मिला मुझे? d मिला। ओके चलो, और अगर आपको और आगे जाना तो 2 का मतलब है या तो पहली ऑर्बिटल या तो आखिरी। d में कैसे होता है? ऐसे होता है, या तो -2 -1 0 +1 +2, या तो +2 +1 0 -1 -2। तो दोनों ही केस में या तो पहला या तो आखिरी, ठीक है। चलो बी में देखो, n की वैल्यू 2, l की वैल्यू 0 पॉसिबल है। 0 किसके लिए होता है? s के लिए, तो 2s हो गया। m की वैल्यू 0 पॉसिबल है, बिल्कुल है, ऐसे तो 0 पॉसिबल है, s तो ये हो गई होगा, तो ये भी सही है। चलो n की वैल्यू 4, l की वैल्यू 2 पॉसिबल है, बिल्कुल है, उससे कम है तो पॉसिबल है, यानी n की वैल्यू 4 लिख देता हूं, l की वैल्यू 2 के लिए मैं क्या लिख दूं? d लिख दूं। m की वैल्यू -1 पॉसिबल है, देखो d में -1 पॉसिबल है, ठीक है, ये भी पॉसिबल। n की वैल्यू 4, चलो 4 लिख दिया मैंने। हाँ डी आएगा कि एफ आएगा सर? एल स्क्वायर हो रहा है।
भाई डी इससे देखा जाता है, डी से देखा जाएगा, ठीक है। n इज इक्वल टू 4, l की वैल्यू 3, l की वैल्यू किसके लिए, f के लिए, तो n की वैल्यू 4 है, l की वैल्यू 3 है, दोनों पॉसिबल है, ठीक है, f आ गया। लेकिन m इज इक्वल टू 4, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि जो m की वैल्यू होती है वो माइनस l से प्लस l तक जा सकती है, यानी कि माइनस 3 जाती 2 3 तक जाती है 0 1 2 3, ऐसा कुछ चार नाम का चार वाला शब्द नहीं आता यहाँ पे कुछ, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो गया, क्लियर है। ऐसे क्वेश्चन बहुत मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल चक्रण निकालना है आपको। क्या निकालना है, कुल चक्रण निकाल के दे दो जल्दी से। कितना आंसर आ रहा है, 5/2 आंसर आया। बाकी बच्चों तीनों दीपक बच्चे हेमंत, कितना आ रहा है आंसर, कुल चक्रण निकालना है आपको। कुल चक्रण के लिए सबसे पहले अयुग्मित इलेक्ट्रॉन निकालोगे। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तब निकाल पाओगे तब इलेक्ट्रॉन का वितरण सीखोगे, है ना। तो 30 तक इलेक्ट्रॉन का वितरण सीख लो, मेहनत लगी थी कल बोर्ड में लिखने में, हाँ तो उसे सीखना चालू कर दो। आंसर देंगे अंकित पाल। अंकित बच्चे कितना आएगा कुल चक्रण की वैल्यू बताओ जल्दी से, एस की वैल्यू कितना आएगी। अंकित दीपक 5/2 आंसर 5/2 आंसर। चलो देखते हैं, मोनू रोहित आंसर दो जल्दी से। निशा ये पहले बताओ सबके सब 11th वाले ट्वेल्थ तो जानते ही हो। कैटायन और अनायन बनाना जानते हो, धनायन और ऋणायन क्या होता है सबके सब। चलो एक सेकंड में बता दूंगा आपको, इनकेस कोई ना जानता हो तो और सर आप उन्हीं से पूछ के फिर कर देते हो यार, ऐसा ऐसी हो जाते हैं बच्चों का मानसिकता, बेहतर खुद हो जाती है। 5/2 आया सबका पक्का। चलो करते हैं, जिसका नहीं आया तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। ये क्या है, 3 प्लस, यानी कि इसे क्या कहते हैं, धनायन। धनायन पहले धनायन और ऋणायन दो चीज होती है, और उससे ऊपर फिर आयन। पहले इधर सीखते हैं आयन क्या है। आयन फिर ये दो पार्ट हो जाते हैं, धनायन और ऋणायन पे, कैटायन और अनायन जिसे कहते हैं। आयन का मतलब होता है आवेश वाला कण, आवेश वाला कण। अब किसी पे आवेश कैसे आ सकता है, या तो आप कहो उसका प्रोटॉन का हेरफेर कर दो, है ना। प्रोटॉन में होता है पॉजिटिव चार्ज, या तो प्रोटॉन का हेरफेर कर दो या तो इलेक्ट्रॉन के कम ज्यादा कर दो, तो उसका चार्ज जो है वो बैलेंस हो जाएगा। एक न्यूट्रल एटम में अगर ऑक्सीजन है तो जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जो पॉजिटिव है और नेगेटिव एक दूसरे से कैंसिल हो जाता है। अगर मैं किसी एक को भी बढ़ा दूं तो उसका चार्ज उसमें ज्यादा हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन बढ़ा दूंगा तो माइनस का चार्ज ज्यादा बढ़ जाएगा, अगर प्रोटॉन बढ़ा दूंगा तो प्लस का चार्ज ज्यादा बढ़ जाएगा। एग्जांपल के तौर पे लेते हैं हम लोग, इस पोर्शन को मैं रख कर दूं, चलो ठीक है। जैसे ऑक्सीजन है हमारे पास, एटॉमिक नंबर 8 होता है, इसमें प्रोटॉन कितने 11, इलेक्ट्रॉन कितने, सॉरी प्रोटॉन कितने 8, इलेक्ट्रॉन कितने 8। अब अगर मान लो इसने किसी से 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, 2 भी ले लो, 1 भी ले लो, इसे 1 इलेक्ट्रॉन दे दो किसी से, ये O नेगेटिव बना लेगा। ये O नेगेटिव क्यों आया, अभी भी किसने किसी से क्या लिए हैं, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 9, प्रोटॉन की संख्या 8, 8 और 8 आपस में कैंसिल कर देंगे, बचेगा क्या 1, इसलिए वो 1 नेगेटिव का चार्ज आया हमारे ऊपर। अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा लेता तो 2 इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव का चार्ज। अब मैंने बोला या तो प्रोटॉन का हेरफेर कर दो या तो इलेक्ट्रॉन का हेरफेर कर दो। चलो ठीक है, इसी केस में हम एक प्रोटॉन का हेरफेर कर देते हैं।
इसे मैं एक प्रोटॉन दे देता हूं, एक प्रोटॉन दे दिया मैंने। चलो अभी इस पे कितने हो गए प्रोटॉन? 9। 9 प्रोटॉन किसके होते हैं? नाइट्रोजन के, ऑक्सीजन के बाद सॉरी क्लोरीन, क्लोरीन के। ये तो इसकी आइडेंटिटी चेंज हो गई, तत्व ही बदल गया। तो हम प्रोटॉन का हेरफेर नहीं कर सकते, इसका कर सकते हैं सिर्फ इलेक्ट्रॉन का। प्रोटॉन का हेरफेर होता है, दूसरी क्लास में पढ़ेंगे। इसी में ही है नाभिकीय रिएक्शन, न्यूक्लियर केमिस्ट्री है, उसमें प्रोटॉन का हेरफेर होता है। जितनी भी हम लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं पूरी 2 केमिस्ट्री हमारी डिवाइड है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री और एक नॉर्मल जो हमारी रसायन वाली केमिस्ट्री है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का हेरफेर करते हैं, बदलते हैं, तो उससे तत्व बदल जाता है हमारा पूरा, ठीक है, एलिमेंट ही बदल जाता है। और जो नॉर्मल हम वैसे केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं उसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन रिएक्शन के लिए जाते हैं, उसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे कोई असर नहीं पड़ता, सिर्फ इलेक्ट्रॉन का लेन देन होता है। अगर वो इलेक्ट्रॉन किसी को देगा तो उस पे पॉजिटिव आएगा, किसी को देगा तो इलेक्ट्रॉन चले गए तो प्रोटॉन ज्यादा है तो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं कह दूं कि भाई जो धनायन है ये 2 टाइप के होते हैं, धनायन, ठीक है, और ऋणायन, कैटायन और एनायन, कैटायन और एनायन। कब बनता है? इलेक्ट्रॉन को लूज करने से, लूज मतलब छोड़ना, बाहर की तरफ फेंकना, ठीक है। अब कितना चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर? जितना छोड़ेगा बाहर उतना ही पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। और ये कब होता है? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने से, गेन करने से, जितना गेन करेगा उतना चार्ज आ जाएगा। चलो अब इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इस क्वेश्चन पे है Fe, पहले बनाया है इन्होंने, आयरन लिया है 26, फिर लिया है Fe3+, तो पहले 26 को देखते हैं क्या होता है। 26 है यानी कि आर्गन 3d6 4s2। अब देखो इसलिए कहा था कि इसे प्रैक्टिस में लाना है। अगर मैं अभी रूल के हिसाब से करता, अभी देखो चलो दिखाता हूँ इसे। Fe यहाँ पे D बना लेते हैं हम लोग, 5, 1 2 3 4 5 और ये 6, ये क्या है? 3d, और ये क्या है? 4s। तो इलेक्ट्रॉन, चलो अब इस पे चार्ज कितना है? 3+, यानी 3 इलेक्ट्रॉन बस उड़ा दो। ये क्या है? Fe, इसे बनाओ Fe3+, 3 इलेक्ट्रॉन उठा के कहीं भी फेंक दो, इंफिनिटी पे ले जाओ। याद है आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ रहे थे हम लोग, आयन ऊर्जा, आयन बना रहे थे तो उठा के कहां पे ले जाते? इंफिनिटी पे ले जा रहे थे। तो किसे ले जाएंगे? पहले इधर 2 को ले जाएंगे, फिर इससे ले जाएंगे। कितने बचेंगे यहाँ पे? 1 2 3 4 5 बचेंगे, यानी कि कितना बचा? 5। आपसे क्या निकालने को कह रहा है? कुल चक्रण। कुल चक्रण के लिए मुझे क्या चाहिए? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो n की वैल्यू कितनी हो गई? 5। टोटल स्पिन 1/2 5, 5/2। क्लियर है? ओके, यहाँ पे मुझे क्या समझाना था? हाँ, अगर मैंने कहा था कि इसे प्रैक्टिस में लाने के लिए अगर आप सोचो, अगर आपने इसे ऐसे करा होता Ar 4s2 3d6, तो आप 3 इलेक्ट्रॉन कहां से निकालते? डी में से। तो आंसर गलत हो जाता है ना? हो गया गलत ना? शाबाश। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि इसे प्रैक्टिस में लाना है हमें, ठीक है। चलो तो से जल्दी से ऋणायन धनायन किसी को समझना है दोबारा तो बता दो। ऋणायन धनायन किसी को समझना है? ठीक है, नहीं समझना? चलो ठीक है, तो होशियार हो। 12वीं क्लास वालों को तो आता ही है लगभग, 11वीं क्लास वालों को से मेरा क्वेश्चन था कि भाई उन्हें। चलो फिर अब क्या करना है हमें? मिटाओ इसे। कितना टाइम बचा है हमारे पास? 10 मिनट, बहुत है। पंद्रह है ना? हाँ, और फिर मैं 5-10 मिनट एक्स्ट्रा भी ले सकता हूँ, तो फिर ठीक। शेप ऑफ ऑर्बिटल क्या करना हमें?
अबे शेप ऑफ ऑर्बिटल क्या हेडिंग होती है शेप ऑफ ऑर्बिटल्स की? हिंदी में क्या कहेंगे इसे? कक्षक की आकृति। चक्का आकार। आकार। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी भी पढ़ रहे हो इसे? क्या ये भूख दे रहा है भाई साहब, कॉपी मांग रहा है वो। हाँ सही बात है, मैं एग्री करता हूँ। ठीक है, आप यहाँ पे भी पढ़ोगे इसे, और केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर पढ़ते हो कि भाई बॉन्ड कैसे बनते हैं, तो वहां पे भी पढ़ोगे इसे। तो सबसे पहले आकार, सबसे पहला कौन सा होगा? एस ऑर्बिटल। ये आता कहां से आकार निकल के? श्रोडिंगर की इक्वेशन सॉल्व करके। कहां से? श्रोडिंगर की इक्वेशन सॉल्व करके वहीं से सब कुछ निकलता है। याद है ना, एनएलएम पढ़ा हमने, वही तो निकला। एन से क्या पढ़ा है? ऊर्जा और आकार के बारे में उसने बताया था एल ने कि नहीं बताया था? याद आया? तो बस वहीं से पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन कहां तक फैले हुए हैं, और जो इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे फैले हुए हैं उसने उसका आकार बना दिया। ठीक है, चलो एस का शेप कैसा होता है? आकार डबल जैसा। गोलीय। ठीक है, यानी कि स्पेरिकल, वैसे गलत वर्ड है गोलीय। हाँ स्पेरिकल इज अंडा ना, गोल कहां थोड़ी से होता है, ये तो बहुत मतलब रॉन्ग वर्ड है। चलो एक्सिस में दिखा रहा हूं मैं इसे 2D में। अगर ये एक्स और वाई है तो मैंने क्या बनाया? एस ऑर्बिटल। क्या हुआ? ऐसी कौन सी कॉपी है जो घूम रही है इधर से उधर है? आपने पिछला जो क्वेश्चन अच्छा तो यार मैंने काफी टाइम तो दिया था, भूल देते, 2 सेकंड और रुक जाता। किसी ने नहीं लिखा था, बाकी बच्चों ने तो सॉल्व भी कर लिया था 5/2। इतने आपने भी नहीं लिखा? लिखो यार, पहले आगे समझाता हूँ, पहले लिखो, लिख लो पहले। तो बोल दिया करो यार, इतना स्लो तो पढ़ा रहे हैं, 2 सेकंड और रुक जाएंगे, उतार लो। कैसे ही आप मेरे साथ ऐसे तो सीनियर टीचर के साथ कैसे करोगे? वहां तो बिल्कुल कुछ बोलोगे नहीं है शर्म के मारे। इससे कोई और सीनियर टीचर भी होते हैं ना, और ज्यादा एक्सपीरियंस वाले भाई साहब, उनकी बात कर रहा हूँ। जो बोलते ही जा रहे हैं यार, मतलब उनका एक्सपीरियंस है भाई, सबका एक्सपीरियंस होता है। बहुत सारे टीचर्स होते हैं, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, सीनियर टीचर होते हैं। कहाँ से आ गए? ये सब अपने आप आ जाती है। तो कहते हैं ना हिंदी में क्या, छोछा खाना चना बाधे खाना, ऐसे कुछ करके लाइन है ना, खाली घड़ा ज्यादा बजता है। वही है, जो स्टार्टिंग में जो सीख रहे होते हैं ना, आधी नॉलेज वाले, वो ज्यादा उछलते हैं, वहां मुझे सब आता। और जो एक्सपीरियंस हो जाता है, जिसे सब पता है कि वो फालतू नहीं बजता, सब पता है जहाँ बजना है वहीं बज रहे हैं, उसके अलावा नहीं बजना। अब उतार लिया नहीं, आगे बढ़े अब। ठीक है, एस ऑर्बिटल का आकार कैसा है? स्फेरिकल। और जो इसका डायरेक्शन होता है, कौन सी डायरेक्शन है? डायरेक्शन कैसी है? डायरेक्शन मतलब दिशा। दिशा, अरे मैं लिखवाने वाला था, कोई नहीं, मैं सोचा कि ये तो चीज आती होगी आपको। दिशा कैसी है, जल्दी बताओ, अरे बता दो। दिशाहीन बोल दे तो मैं तो वही सुनना चाह रहा हूँ ना। दिशाहीन, मैं भी तो वही सुनना चाह रहा हूँ यार, बोलो तो सही आप। ये दिशाहीन है, ठीक है। जो बीच में क्या है ये? शेप होता है। हाँ एस का गोलाकार ये शेप होता है, शेप नहीं आता, मैंने बताया ना, एक्चुअली मैं लिखवाना नहीं चाहता, चलो आपने बोल दिया। साई याद है? साई क्या था? कक्षक के बारे में बताता है, ठीक है, आपको याद है ना, साई कक्षक के बारे में बताता है। अगर एस कक्षक है तो एस आप साई एस लोगे, पी कक्षक में तो साई पी लोगे, ठीक है। अब इसका क्या कर दो? स्क्वायर,
ठीक है, इसका क्या करेंगे, स्क्वायर। स्क्वायर समझते हो, दो का स्क्वायर 4 होता है, तब इसका स्क्वायर करते हैं तो हमें क्या निकल के आता है, फिर लिखवाया था ना मैंने चीज, क्या निकल के आता है, अरे लिखवाया यार सारी इंपॉर्टेंट चीज में नहीं आता, ठीक है। तब साई का स्क्वायर हम साई का तब स्क्वायर करते हैं तो इलेक्ट्रॉन की प्रायिकता निकलती है, कहाँ पे ज्यादा है, तो तब न्यूक्लियस है, तब इलेक्ट्रॉन की प्रायिकता एस की बात आती है तो ऐसे दिखते हैं आपको। किसी अगर मान लो इतनी मोटी पट्टी है, वो इतनी मोटी पट्टी है ऐसे करके, तो ऐसे ऐसे बिंदु बिंदु बने रहते हैं ग्राफ में, तो इससे पता चल जाता है कि ये गोलाकार में बिंदु बन रहे हैं, समझ में आई बात। तो इससे हम बोल देते हैं कि भाई ये एस की डायरेक्शन कैसी है, गोलाकार, ठीक है। और आप लिख लो ब्रैकेट में, इससे कहते हैं इलेक्ट्रॉन की ढूंढने की प्रायिकता या मौजूद होने की प्रायिकता, कि जहां पे ज्यादा मिलेगा, 90 से 95% लिखवाया था, अपने नोट्स में देखना मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गया एस ऑर्बिटल। और सबसे ज्यादा एनर्जी होती है इसकी एस ऑर्बिटल की, क्यों, न्यूक्लियस के पास है, तो न्यूक्लियस से बांध के रखेगा, ज्यादा उछलने कूदने नहीं देगा, और जो ज्यादा उछलेगा कूदेगा नहीं तो सबसे कम एनर्जी वाला है। तो अब देखो ये क्या है, निम्न ऊर्जा होती है इसकी, सबसे निम्न। चलो उसके बाद पी ऑर्बिटल, और इस चीज को याद रखना, मैं बताऊंगा, चलो पहले नोट बता देता हूं, बाद में बताएंगे। पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल कैसी शेप होती है, डम्बल, 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 एक बी कम है क्या इसमें, डम्बल है ना, समझना चाहिए वर्णों में क्या, हिंदी में भी आप डम्बल ही लिख सकते हो, हिंदी में भी डम्बल ही लिख लो, ठीक है। कौन से वाले डम्बल, उठाने वाले डम्बल कैसे होते हैं, ठीक है। अब आपको याद है पी में कितने कक्षक थे, कौन कौन से, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। डम्बल का मतलब होता है ये, कुछ ऐसा होता है, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा सा ऐसा नहीं बनाने वाले, थोड़ा सा इज्जत से बनाएंगे, बस जो दिख रहा था उसे ऐसे कर दिया, पी एक्स कैसे बनाए, हाँ इनफाइनाइट की शेप में होता है। तो अब मुझे एक्सिस पे बताओ, अगर ये पी एक्स लिख रहा हूं तो ये एक्स एक्सिस पे बनेगा, सही बात है, क्लियर है। और ये एक्स, इसे आप कुछ भी कह लो भाई, ये हो गया। अब कितनी आ रही है, दो, कितनी पालियां हैं, इसे कहते हैं हम लोग पालियां, इन इंग्लिश लोब। और लोब सीख लो, मेरे मुंह से बार बार लोब से निकल जाएगा कि लोब बहुत आसान है, पालियां इतना बेकार है, तो दो पालियां, ठीक है। पालियां यानी कि लोब्स, कितनी लोब से, दो। अब देखो इधर, ये लोब से पॉजिटिव और ये है नेगेटिव, लोब्स पॉजिटिव और नेगेटिव। आप कहोगे सर ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्या बना दिया है, ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव बताता है साई की वैल्यू, या तो साई नेगेटिव है तो साई पॉजिटिव है। आगे चल के तब आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़ोगे, तब बॉन्ड बनाओगे तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव की वैल्यू बहुत आएगी। तो एक पाली कैसी है, पॉजिटिव, और एक पाली कैसी है, नेगेटिव, ठीक है। अब आप कहोगे सर ये डंबल क्यों आ रहे हैं, यस ये डंबल इसलिए आ रहे हैं बच्चे, जो बीच में क्या है, बीच में क्या है, न्यूक्लियस। अरे भाई साहब ये साई स्क्वायर से निकल के आया है, तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कह रहा हूँ, डेंसिटी मान लो या प्रोबेबिलिटी कह लो, ये सब इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे ग्राफ आए हैं बिंदु में, और यहाँ पे भी ये सब एक ग्राफ में बिंदु में आए भर भर के। तो इसका मतलब हमें पता चल गया, तभी हमने देखा कि अरे ये ग्राफ ऐसे बन रहा था, यहाँ पे बहुत सारे बिंदु आ रहे हैं, फिर यहाँ पे बहुत सारे बिंदु आ रहे हैं, ठीक है, और ये बीच में बिंदु खाली है, तब ये ग्राफ फिर हमने ऐसे और ऐसे बना दिया, समझ में आ रही बात। तो साई स्क्वायर की वैल्यू है, उसे सॉल्व करने के बाद प्रोबेबिलिटी निकल के आई प्रायिकता, तो ऐसे देखा हमने, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ज्यादा मिली, यहाँ पे ज्यादा मिली, बीच में खाली था, तो ये बीच में तो क्या है, न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस के चारों तरफ पी ऐसे दिखता है,
इसे क्या बना दिया हमने, px। अब क्या करें, अगर मैं इसे x कर रहा हूं और इसे अगर y ले रहा हूं तो py, और बीच में न्यूक्लियस। ये भी दिशाहीन है क्या, नहीं। तब मैं x बोल रहा हूं, y बोल रहा हूं, तो दिशाहीन कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता ना दिशाहीन। चलो इसका क्या है, py, और जगह है नहीं। pz खुद बना लो जल्दी से, तुमको दिख रहा हूं, तुमको पहले दिखना चाहिए। z कहां पे रखना चाहते हो आप, अगर आप z ऐसे रखना चाहते हो तो ऐसे रख लो, ये इधर z, ठीक है। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये x है और ये y है, बीच में हमारा न्यूक्लियस। क्या हुआ बच्चे, इसको मतलब और इसकी जो साइड है वो किस चीज पे डिपेंड करेगी, मतलब डायरेक्शन आपको समझा नहीं, 3 डायरेक्शन होती है x y z, उसी में 3D में बना रहे हैं। तो ये जो ये वाली लो बात है, अगर आप तीनों को बना के देख लो एक साथ, ठीक है। मैं चलो यहाँ पे बना देता हूँ तीनों को। तो जैसे ये 3 है, ये x, ये y, ये z, तो ये ऐसे आएगी 3D में, कुछ ऐसे दिखेगी आपको। ये D बन गया, 3D में तो दिखाना ही पड़ेगा ना, तीनों को कंबाइन। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस सबके अलग अलग तो थोड़ी ना होंगे, नाभिक तो एक ही होगा। इसे उठा के यहाँ रख दो, इसे उठा के इसमें रख दो, तो ऐसा कुछ दिखेगा, फूल बनेगा, ठीक है। और ऐसा बनाना ही पड़ेगा, तब आके ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ोगे और कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड बनाओगे, तो p ऑर्बिटल एक ऐसे बनाओगे, p ऑर्बिटल एक ऐसे बनाओगे, यहाँ पे px इस्तेमाल हो जाएगी, py इधर बनाओगे और इनकी ऐसे बॉन्डिंग करोगे। बाद में सीखोगे, अभी नहीं सीखोगे तो बाद में सीखोगे, ठीक है। वहां पे सीख लेंगे अच्छे से, कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे बस डायरेक्शन सीख लो कि s में कोई डायरेक्शन नहीं है, p में 3 बने x y और z, ठीक है। कितनी पालियां हैं इसमें, 2, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। चलो कल फिर से बनानी है ये शेप दोबारा से, तब नोट पढ़ाऊंगा तब। एनर्जी कितनी होगी इसकी, s से ज्यादा, s से न्यूक्लियस से थोड़ा दूर रहेगा तो s से ज्यादा, ठीक है। d की बात करते हैं, d ऑर्बिटल कितने होते हैं, 5। कौन कौन से, dxy, dyz और dxz, x स्क्वायर y स्क्वायर, dz स्क्वायर, और ये माइनस है, ठीक है। इसकी भी अलग स्टोरी है dz स्क्वायर वाली, समझाएंगे। चलो पहले बनाते हैं dxy 3D में। अच्छा इन लोगों को नहीं दिख रहा, पहले तो ये भगवान। अब आप देख रहे हो कि जो एक्सिस बनी है, इंपॉर्टेंट नोट करके चल लो ये बात, कि जो एक्सिस है आपकी पालियां उसी दिशा में आई हैं, जिसे कहते हैं ना अलोंग द एक्सिस, एक्सिस के उसी दिशा में आई हैं। अभी डी में देखना उसी दिशा में नहीं आएंगे। डी में क्या बना रहे हैं, सबसे पहले एक्स और वाई, ये एक्स है और ये वाई है, तो एक्स और वाई, एक्स और वाई, क्लियर है। ऐसे कुछ देखा था कभी, 11वीं वालों को छोड़ दिया। ये अरे 5 ऑर्बिटल होती है ना, हाँ। ये नेगेटिव ऊपर क्यों आ रहा है, क्यों ऊपर आने में क्या दिक्कत आप चेंज कर लो, क्या दिक्कत है, आप चेंज कर लो, आपके ऊपर है। तब आप बॉन्ड बना रहे होते हो, आगे जब भी काम आएगा, तो आप किस डायरेक्शन में बॉन्ड बना रहे हो। सपोज करो आपकी ये लोब किस डायरेक्शन में, एक्स में है, लेकिन मैं बॉन्ड बना रहा हूँ वाई की तरफ से, तो वहां मुझे जो पॉजिटिव मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि ये वाली लोब फिक्स है कि पॉजिटिव है। अब मैं बस बोलना चाह रहा हूँ, अगर ये पॉजिटिव है तो दूसरे को नेगेटिव बना दो, और उस आप चाहो तो इसे नेगेटिव बनाओ तो दूसरे वाले को पॉजिटिव करो, ओके। ये बस बता रहा है कि 2 लोब हैं आपके
चलो और फिर क्या बनेगा, वाई जेड। वाई जेड किधर आया, मैं इसे वाई ले लूं फॉर आपकी सहूलियत के लिए, वरना आप 3D में अज्यूम नहीं कर पाओगे। मेरा मेन ये है कि जो भी आप डायरेक्शन लोगे वो लोब हमेशा उसके बीच में ही बनने वाली है। कितनी लोब आ रही हैं, पालियां, लोब्स, 4 लोब आ रहे हैं, ठीक है। जितने लोब आते हैं आगे देखोगे कि बॉन्ड बनाने में इन्हीं की भूमिका है। तो आपको मल्टीपल बॉन्ड बनाने होते हैं तो डी की भी जरूरत पड़ती है। बाकी पी से आप 3 बॉन्ड तो बना ही सकते हो, ट्रिपल बॉन्ड बना लेते हो, कार्बन कार्बन के 3 पी से तक जाते हैं। और अगर चौथे बॉन्ड की जरूरत है, 4 बॉन्ड भी बनते हैं क्वाड्रुपल बॉन्ड, वो नॉर्मल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं पढ़ते हम लोग, उन्हें पढ़ते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में, मेटल के साथ नॉन मेटल जो कार्बन कंपाउंड जोड़ देते हैं तो क्वाड्रुपल वगैरह बॉन्ड बन जाते हैं। मेटल मेटल का बॉन्ड होता है, उसमें डी का इस्तेमाल होता है। जब आएगा तो बताएंगे, बस अब इतना समझ लो कि यहाँ पे जब 4 लोग हैं तो 4 में डी बना सकते हैं। अगर सोचो एफ ऑर्बिटल यूज हो गई 7 तो बॉन्ड 4 से ज्यादा भी बन सकता है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कितनी पालियां हैं यहाँ पे, तो फिर से वही पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव। चलो बिटाएं इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट कौन सा है, ये कौन सा था, ये है डी एक्स वाई, ये है डी वाई जेड। अब कौन सा बना रहे हैं हम, डी एक्स जेड, तो यानी कि ये क्या लेंगे एक्स और ये क्या लेंगे जेड। ड्राइंग से काम चला लेना, बहुत गंदी है मेरी ड्राइंग, ये न्यूक्लियस बीच में और कुछ गलत हो गया, क्या गलत हो गया था, हाँ बीच में आना चाहिए था, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, डी ये जेड। एक सेकेंड दो, पहले कंफर्म कर रहे हैं लोग के बारे में नॉर्मली, अगर कहीं है तो उसमें होगी। हाँ वही मुझे लगा, ठीक है। पॉजिटिव के अपोजिट पॉजिटिव है और नेगेटिव के अपोजिट नेगेटिव है। पॉजिटिव के अपोजिट पॉजिटिव है और नेगेटिव के अपोजिट नेगेटिव है। सही टाइम पे देख लेनी चाहिए, ठीक है। पॉजिटिव के अपोजिट पॉजिटिव है और नेगेटिव के अपोजिट नेगेटिव। आप देखोगे कि लोब ऐसे नहीं जा रही है, पी ऑर्बिटल की याद है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो ये पी ऑर्बिटल वाली लोब ही है, ये लोब मुड़ गई है, तो ये लोब ऐसे नहीं जा रही, ये एक अलग लोब है और ये एक अलग लोब है, पॉजिटिव और नेगेटिव वाली, तो 2 लोब ऐसे मुड़ के जुड़ी हैं, ऐसे बी बना के जुड़ी है, ठीक है। डी एक्स जेड, फिर कौन सी बची है जल्दी बताओ, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, तो कौन सा आएगा, इस खास लोब को प्लीज देख लेना सबके साथ, वाई। क्या हुआ इसमें, मैंने क्या काल बनाया है, अब तक सब बीच में बना रहा था, ये बीच में नहीं है,
ऑर्बिट का बना है। हाँ, सारे अब तक orbit सब के बीच में बना रहा था, अब तक ये बीच में आ रही थी, ये उसमें आ रही। और ये चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट करने वाली है। क्यों? दोबारा से बता रहा हूँ, कहाँ पे? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तब डी ऑर्बिटल की यूज होती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। वहां पे अगर आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, पढ़ी थी, थोड़ी बहुत नॉलेज है। ऐसे डीप लोग आते हैं और वो दो हिस्सों में पढ़ जाते हैं। क्या पढ़ा 12th में यार, ये भी तो बताओ, क्या पढ़ा 12th में? सर एक साल हो गया है? सर, तो एक साल हो गया लेकिन सही बात है यार, क्वेश्चन याद करें आप लोगों ने। धक्का मारा है। हद होती है आपसे। ये तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, मैं कंफ्यूज नहीं हो रहा वास्तव में। दो ऐसे ठीक है, ये पॉजिटिव दो लो और ये नेगेटिव। अब एक और इंपॉर्टेंट लास्ट वाली, कौन सी? डी जेड स्क्वायर। एक्चुअल में जो डी जेड स्क्वायर है वो कॉम्बिनेशन है दो ऑर्बिटल्स। तो हाँ, दो ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन है। तो ये बनती कैसे जरा देख लो। ये क्या है? Z, ये क्या है? X। पॉजिटिव, ठीक है। और इसके चारों तरफ ऐसे रिंग दिखती है, इसकी XY। तो DZ में एक्चुअल में अगर मैं देखूं तो होता क्या है पता है? डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2Z स्क्वायर। एक्चुअल में ये होता है, आपके मतलब की चीज नहीं है, बस इसे देखिए। रिंग कैसी है? नेगेटिव। ऑब्वियसली बात है, तब ये लोग पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव होगी। जेड में बनाया है मैंने, तो डी एक्स वाई में जो डी ऑर्बिटल में 5 बनाई है, 5 में से 3 बीच में बनाई है, 2 एक्सिस के साथ बनाई है। तो इस चीज को याद रखना। और आज की क्लास में क्या हुआ? और ये सच में आपको भी, आप दिमाग लगाओ, बस देख लो कि डी ऑर्बिटल ऐसी दिखती है, डीजेड स्क्वायर ऐसी दिखती है, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन होता है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक लोग और एक्स जेड वाला। दोनों पॉजिटिव है। हाँ, दोनों लोग पॉजिटिव है, ठीक है। एक दो लगा सर, एक दो सर लिखना सर, क्या कह रहे हो? एक दो लिखना। ये नहीं लिखना, ये नहीं लिखना, बता रहा हूँ मैं आपको बस। ये लोब वाला साइन वाला एक बार कंफर्म कर लूंगा मैं आपको दोबारा, हमें दोबारा बता। और कुछ पूछना है? कुछ बताओ। चलो बाय एवरीवन। कुछ पूछना है आप लोगों को? ठीक है, कुछ पूछना है? नहीं तो फिर वेट कर लो आप दूसरी क्लास का, इसे स्क्रीनशॉट ले लो।